কলকাতা আমি তোমাকে ভালোবাসি। কলকাতা আমি তোমাকে ভালোবাসি। आप जिन्हें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम अब्दुल कादिर है और उनका ताल्लुक उत्तराखंड की देवभूमि से है। अब्दुल कादिर पिछले 2.5 महीनों से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में घूमकर पूरे देश में मोहब्बत और अमन का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर में वो रोजाना अलग अलग जाति, भाषा और धर्म के लोगों से मिल रहे हैं और हिंदुस्तान की खूबसूरती यानी अनेकता में एकता की तलाश में हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अब्दुल कादिर ने अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे भारत की यात्रा करने का बीड़ा उठाया है। वे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफर तय कर चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंच गए हैं। आज उनका पड़ाव कोलकाता का आइकॉनिक विक्टोरिया मेमोरियल था। अब्दुल कादिर ने बताया कि उनकी अगली मंजिल पहाड़ी रास्तों से होते हुए सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग है। वहां से वो उत्तर पूर्व के राज्यों की यात्रा करेंगे। इसके बाद उनका इरादा भूटान और नेपाल जाने का है। नेपाल से वापस भारत में प्रवेश कर वे उत्तराखंड लौटेंगे। अब्दुल कादिर की ये यात्रा 30,000 किलोमीटर की है, जिसमें से वो अब तक 18,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। इस पूरे सफर में उन्हें लगभग 2.5 महीने का वक्त लगा है और अभी भी तकरीबन 2.5 महीने और लगेंगे। अब्दुल कादिर का कहना है कि कोलकाता के मिठास और मेहमान नवाजी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वो इस शहर की मीठी यादों को अपने दिलों में बसाकर तिरंगा लेकर पूरे भारत का दौरा करेंगे और फिर उत्तराखंड लौटेंगे। आइए जानते हैं अब्दुल कादिर ने कोलकाता पहुंचकर क्या कहा और उनके सफर की दास्तान में उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस बारे में चलिए जानते हैं। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से, जो कि देवभूमि है। और मेरे फादर का नाम मोहम्मद गुफरान अहमद है। मैं एक उत्तराखंड के एक ज़िले से आता हूँ, हरिद्वार, जो बहुत ही पॉपुलर है हिंदुस्तान में। उसका एक पास छोटा सा टाउन है रुड़की, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, जो ब्रिजेस और बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वो मेरा प्रोफेशन है। तो उससे मैंने स्ट्रक्चरिंग में बीटेक किया है और उसके बाद एक अलग से कोर्सेज भी किए हैं स्ट्रक्चर। बाइक लेके पूरे इंडिया नेपाल बांग्लादेश इंडिया नेपाल भूटान को एक्सप्लोर करने का आइडिया कैसे आया क्या? ये इसकी प्रिपरेशन मैं बहुत लंबे समय से कर रहा था। मैं एक इंसान को अबरार करके उसको फॉलो करता हूँ और मेरे को बाइक राइडिंग का बहुत बचपन से, हाँ, और मेरे को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। तो मेरे अंदर एक वो थी कि मेरे को पूरा अपना देश घूमना है, जिसकी कॉर्नर में अलग 4 कॉर्नर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अलग अलग कल्चर मिलता है। तो वो सब जानने के लिए मैं इस मोटिव को लेकर निकला हूँ। और मैं राइड के साथ साथ मैं ह्यूमैनिटी और क्लोज टू ऑल, मतलब एक प्यार स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, एवरीथिंग कम लेटर, फर्स्ट इज़ ह्यूमैनिटी। आपकी जर्नी की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में? मेरी जर्नी की जो शुरुआत है, माइंड सेट तो मेरा सालों से है, बट जब मैं रोड पे उतरा हूँ, मैं सितंबर से उतरा था, सितंबर 15 तारीख से। उसके बाद शुरुआत की थी मैंने उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड के बाद मैं पहले हिमाचल में गया था, हिमाचल के बाद लद्दाख गया था, और लद्दाख के बाद फिर मैं कश्मीर, फिर जम्मू, फिर आपका पंजाब, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर वेस्टर्न घाट लेते हुए गोवा, फिर नीचे कर्नाटका, केरला, फिर लास्ट लैंड ऑफ साउथ में जो इंडिया का कन्याकुमारी, रामेश्वरम, फिर ऊपर की और डायरेक्शन होते हुए उड़ीसा होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वेस्ट बंगाल। पूरा हिंदुस्तान आपने घूमा, बंगाल में आए तो यहाँ की क्या खास बात लगी आपको? बंगाल की खास बात क्या है कि यहाँ बंगाल में आपको आपको आज भी, जो पहले के टाइम पे जब ये कैपिटल हुआ करता था, वही वाइब्स अभी भी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। इस शहर में आप एक तो ट्रैफिक की जो चीज़ें देखी है, मैंने बड़ी यूनिक देखी है। सुबह को ट्रैफिक किसी डायरेक्शन में जाता है उसी रोड पे, शाम को ट्रैफिक किसी और डायरेक्शन में जाता है। ये मेरे को बड़ा यूनिक लगा है, जो अलग शहरों में नहीं होता है। और यहाँ का कल्चर और लोग बाग थोड़ा सा फेमिलियर ज़्यादा है, मतलब मिलना जुलना ज़्यादा रखते हैं। जैसे मैं कहीं भी रुकता हूँ तो बहुत लोग प्यार देते हैं। अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान में घूमे, सबसे यूनिक शहर कौन सा लगा, सबसे अलग? और सबसे अलग और सबसे यूनिक अगर मैं कहूँगा, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, खूबसूरती के हिसाब से देखोगे, केरला में एक जगह है मुन्नार, वो बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे भी, लेकिन वो एक्चुअल में ही उतना खूबसूरत है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ। अगर आपको एक मिड टेम्परेचर वाला जगह चाहिए, जहाँ आपको ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने और दिन में बारिश का आनंद लेना है और बहुत खूबसूरत व्यूज़ देखने हैं, तो मुन्नार से बेस्ट जगह मेरे को कोई नहीं लगी है। कच्छ का वो रास्ता जो दोनों तरफ समुंदर और बीच का जो रास्ता है, तो वो कच्छ का रास्ते में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस कैसा? कच्छ के रास्ते में क्या है, एक बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। वो लगभग 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस पर कुछ भी चीज़ अवेलेबल्स नहीं होती है।
उस केस में क्या हुआ, मेरे टैंक में ना एक एयर गैस बन जाती है, तो वो उस पे मेरे को डिफ़िकल्टीज़ यही, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरी बाइक बार बार बंद हो जा रही थी। तो वो जो एक रास्ते की जो ब्यूटी थी उसमें थोड़ा सा मेरा डिस्टर्बेंस आ रहा था उस प्रॉब्लम की वजह से। एनी हाउ वो एनकाउंटर हुई, जिसको मैंने अपने फ्रेंड के ज़रिए क्लियर किया। उस पे रॉयल इनफील्ड ने भी काम किया, बट वो उसको क्लोज़ नहीं कर पाए थे, क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जो एक अलग ही व्यू आता है, उस पे आपको तरह तरह के पक्षी मिलते हैं देखने के, बड़े बड़े स्वान और अलग ही, और एक लैंडस्केप क्या बिल्कुल प्योर वाइट है, तो वो एक अलग ही यूनिक है। लद्दाख का ले बाइकर्स के लिए, राइडर्स के लिए बहुत फेमस है, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसा रहा? लद्दाख में क्या है कि लद्दाख में मेनली अभी लद्दाख में जो बाइकर्स का जो ड्रीम होता है सबसे ज़्यादा होता है ऑफ रोड सेक्शंस का। बाइकर्स को कभी भी रोड पसंद नहीं आते हैं, तो लद्दाख में अभी सिर्फ 2 ही रोड बचे हैं जो ऑफ रोड बचे हैं। मतलब आपका जो पैंगोंग लेक से अगर हानले आएंगे, तब उस केस में आपको ऑफ रोड सेक्शन मिलता है। सबसे बेस्ट मेरा जो ड्राइव रहा था, मेरा ड्राइव रहा था एक लगभग 70-80 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो पूरा ऑफ रोड बचा हुआ है, जहाँ पे आप एक बॉर्डर लाइन से क्रॉस करते हो, वो सबसे बेस्ट रहा है। वैसे लेह और लद्दाख में बीआरओ की तरफ से सारे रोड्स बन गए, वो ऑफ रोड सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गए। लगभग आपको 10 से 15% के ऑफ रोड सेक्शन बचे हैं वहाँ पे। बॉर्डर पे क्या है, जब मैं बॉर्डर एरियाज में था वहाँ तो चेकिंग्स होती है, बशर्त होनी भी चाहिए, वो एक सिक्योरिटी रीजन से। बट जब मैं नॉर्मल एरियाज में होता हूँ वहाँ पे लोग वेलकम करते हैं बहुत अच्छे से, लोग रोकते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, चाय वाय पिलाते हैं। हल्का फुल्का जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, बाइक का कुछ पेपर देख लिया या ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया, उस तरह की चेकिंग है, और कुछ ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं होता है। कश्मीर इसने कहीं कहीं आपको कहीं पर डिस्टर्ब वगैरह कभी पुलिस से ट्रैफिक पुलिस से किसी जगह पर? नहीं, वैसे ट्रैफिक पुलिस ने एज ऑफ नाउ तक अभी तक कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा बैंगलोर में एक चालान हुआ था, उसका पीछे भी मेरा ही फॉल्ट था, मैं रेड लाइट जंप कर गया था। वैसे किसी ने कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया अभी तक। कितना किलोमीटर आपने सफर तय कर लिया मैं अभी तक लगभग 18,000 प्लस चला चुका हूँ। और कितना बाकी है? अभी मेरा 30,000 का मोटिव है पूरा कंप्लीट करने का। इसमें मेरे को लगेगा 1.5 महीना और 30,000 कंप्लीट करने में। 12,000 और बाकी है अभी। लगभग मैं सितंबर में निकला था, लगभग 2-2.5 महीने के आसपास होने वाले हैं। गाड़ी ड्राइव करने का है, ऐसा डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। वैसे हमारा अभी तक का जो खुद का रिकॉर्ड है, हमने 600 प्लस ड्राइव किया एक दिन में। और अगर हम ड्राइव करने किलोमीटर के बेस पे नहीं करते, हम करते हैं घंटों के बेस पे। हमारा जो एक बार सीट पे बैठ गए तो हम 5 घंटा आराम से चला देते हैं नॉन स्टॉप। सुबह हम प्रीफर करते हैं सुबह जल्दी निकलने का, लगभग 7 बजे, सो दैट कि कहीं 12 बजे तक पहुंचते हैं। फिर हम कहीं लंच वंच करते हैं तो हम 1 घंटा वहीं रेस्ट करते हैं, क्योंकि उस दौरान अक्सर नींद और लेजीनेस आती है। कोलकाता से मैं दार्जिलिंग होता हुआ नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, फिर वहाँ से अरुणाचल प्रदेश, फिर तवान एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ से फिर अपन लोग जाएंगे भूटान, फिर भूटान से वापस इंडिया आएंगे। फिर इंडिया आने के बाद सिक्किम के बाद एक लैंड बॉर्डर पड़ता है नेपाल के साथ, फिर नेपाल से अपन लोग वापस अपने उत्तराखंड में एंट्री करेंगे। बनबसा एक जगह है वो जो उत्तराखंड का लैंड बॉर्डर है नेपाल नेपाल के साथ। भूटान में क्या है, भूटान बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे को बाइक लेके जाना है, मेरा 4,500 रुपये का बाइक का कॉस्ट है। कुछ मेरे खुद के पर डे का, अगर मैं रात रुकता हूँ। फिर मेरे कुछ अदर इनर परमिट्स हैं उनके, तो वो कॉस्ट पड़ता है मेरे को लगभग 7-8 हज़ार पर डे का। और वहाँ पे एक चीज़ और है, आप बिना गाइड के नहीं घूम सकते। मतलब मेरे को एक बंदा हायर करना पड़ेगा, वो रूल है। और मैं 3 स्टार होटल से नीचे नहीं रुक सकता। उसके बाद जब नेपाल में जाते हैं, नेपाल में जाने के लिए क्या है ना, सिर्फ एक भंसार होती है, 40 रुपये की एक पर्ची बनती है, एक रोड टैक्स बनता है लगभग 80 रुपये का पर डे का। तो नेपाल कंपेयर टू भूटान बहुत सस्ता है। नेपाल में कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको गाइड लेना है या ऐसे होटल में रुकना है, ये सब चीज़ें नहीं है। कंपेयर टू भूटान, ये सब भूटान में फेस करना पड़ेगा। नेपाल में सेम एज इट इज़, लाइक जैसे इंडिया में घूम रहे हैं ऐसे ही घूमेंगे। बस एक भंसार बोलते हैं जो परमिट होता है, उसका 30 रुपये 40 रुपये पर डे कॉस्ट होता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान में, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ नाम वाम को लेकर। मेरा कहना तो यह है कि आपको कभी भी वक्त नहीं मिलेगा। हम दुनिया में आते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर हम नौकरी में जाते हैं, टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है, हम ऐसे करके फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, अगर आपको अपने मोटिव और अपने पैशन के पीछे जाना है, आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। और उस डिसीज़न को लेने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। जब आप कुछ महीने रोड पे रहते हो, नए नई जगह घूमते हो, एक एक रियल एजुकेशन मिलती है ट्रैवल करने से। अगर मेरे को जो अभी देख रहा है और उसका मोटिव ऐसे ट्रैवल करना, गो अहेड, थोड़ा प्लान करो, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो, कैसे कैसे जाना है, अपने रूट प्लान जो भी करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, थोड़ा उसको अरेंज करो और अपना निकल जाओ 2-2.5 महीने के लिए। कुछ कुछ नहीं होने वाला है। 2-2.5 महीने अगर आप बाहर भी रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ चेंज नहीं होने वाला लाइफ में।
स्ट्रांग बिलीव रखना है कि जो होना है वो होगा, वो लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान में जो डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है, कम्युनिकेशन का डिफरेंस है। लोग सारे बहुत प्यार भरे लोग हैं, मतलब वो लोग ऐसे लगते हैं कि होस्ट करने को रहते हैं। हर जगह मेरे साथ ऐसे ही होता है। और थोड़ा लैंग्वेज का है, कम्युनिकेशंस का है, और सबका थोड़ा अपना अपना कल्चर है। सब एक अपने अपने कल्चर में, कम्युनिटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। वो थोड़ा डिफरेंट लगता है। मतलब उत्तराखंड में डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है, सब जगह बस वो डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है। मेरा इंडिया के बाहर का है कि मैं यहाँ से फ़्लाई कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। उसके बाद मेरा शायद 8-9 महीने के बाद मैं फिर से एक और राइड करूँगा, जिसमें मेरा इंटरनेशनल रहेगा, सऊदी, ओमान, यमन, आस-पास की कंट्री जहाँ मेरे को परमिशंस मिलेगी। वो मेरा अभी ड्रीम है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। इसको पूरा करने के बाद उस पे काम करूँगा, जैसे ही चांस मिलेगा आई विल गो ऑन इट। इसमें क्या है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं काम करता हूँ। वो मेरा रहना, खाना, ये सब चीज़ें स्पॉन्सर करते हैं। पंगासा चेतना फैमिली है वो, पीसी डिज़ाइन करके है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो मेरा स्पॉन्सर करते हैं। और उसके साथ मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जो मेरा रोड प्लान रेडी करता है। जैसे मैं कलकत्ता में आया हूँ, तो कलकत्ता में फॉर एग्जांपल ये घूमने की जगह है, वो लोग सर्च करते हैं कि मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसके लिए रोड मैप बनाते हैं। तो उसमें शमाज भाई है, सिद्धार्थ है, और एक अतीब भाई है, एक लड़का राहुल है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सब प्लान करके मेरे को डेली बेसिस पे भेजते रहते हैं, उसको मैं फॉलो करके आगे बढ़ता रहता हूँ। नहीं है, अभी तक तो मेरे को कहीं कुछ नहीं लगा है। मैंने पूरा, मतलब अगर आप देखोगे, हर तरीके के धर्म, कल्चर, कम्युनिटी से निकल के आया हूँ। हर तरीके के लोगों ने मेरे को होस्ट भी किया है, अपने घर में भी रखा है। मेरे को नहीं फील हुआ है किधर भी, कहीं पे। ओके।